मातृभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज 2 मई को सुबह 7 बजे श्री केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान से खोल दिए गए हैं। बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने परिवार के साथ इस अवसर पर उपस्थित थे। तो वहीं मंदिर को 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। और आपको बता दें, कपाट खुलने के दौरान हजारों श्रद्धालु धाम में मौजूद थे। तो वहीं पीएम मोदी के नाम से धाम में पहली पूजा हुई। केदारनाथ धाम के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खुलने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी है। तो वहीं कपाट खुलते ही हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश की गई है। तो वहीं इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर शुरू हो गई है। आज से 2 दिन बाद भगवान बद्रीनाथ विशाल के कपाट भी खुल जाएंगे और यात्रा पूरे जोर शोर से शुरू हो जाएगी। तो हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित हो और उन्हें यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, और इसके लिए हमने उचित व्यवस्था की है। तो आपको बता दें, केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 7 बजे से खोल दिए गए। लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए, बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अपने परिवार के साथ उपस्थित रहे। सबसे पहले आप सभी का बाबा के इस पावन धाम पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज उत्सुक घड़ी आ गई जिसका हम लोग लगातार प्रतीक्षा करते हैं कि बाबा के कपाट खुले और बाबा के दर्शन हो और विधिवत यात्रा हमारी प्रारंभ हो जाए। वैसे 30 अप्रैल से अक्षय तृतीया के दिवस से चारधाम यात्रा प्रारंभ हो गई। मुझे भी इस बार गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के अवसर पर भी धामों के आशीर्वाद से वहां रहने का प्रथम दिन सौभाग्य प्राप्त हुआ और बाबा की कृपा से आज सबके साथ हम सब लोग यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं। और आज से ठीक 2 दिन बाद भगवान बद्री विशाल के कपाट भी खुलेंगे और यात्रा पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। यात्रा को इस पर पूरी तरह से व्यवस्थित करने के लिए पिछले सालों के हमारे जितने अनुभव हैं, हमने प्रयास किया कि प्रशासन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर सभी हमारे जो आने वाले श्रद्धालुगण हैं, तीर्थयात्री हैं, देश दुनिया से जो यहाँ बाबा के धाम पर पधारते हैं, हमारे अन्य धामों में आते हैं, उनकी यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, उनको यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके लिए इस बार हमने यात्रा का 2024 का जैसे ही यात्रा वो संपन्न हुई थी, उस यात्रा के संपन्न होते ही हमने 2025 की यात्रा की तैयारी शुरू कर दी थी। आप सबको पता है, पिछले वर्ष 2024 में बड़ी आपदा हमारे इस पूरे मार्ग में आई थी और उस आपदा के कारण से लगभग 35 दिनों तक यात्रा बाधित हुई थी। लेकिन बाबा की कृपा से विषम परिस्थितियों में हमारे सभी राज्य के जितने हमारे संगठन यहाँ काम करते हैं, जितनी एजेंसियां काम करती हैं, जितने विभाग काम करते हैं, सबने मिलकर, राज्य सरकार की भी एजेंसियों ने, भारत सरकार की एजेंसियों ने, हमारे तीर्थ पुरोहित सभा के लोगों ने, हमारे धार्मिक संगठनों के लोगों ने, व्यापार सभा के लोगों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने और स्थानीय लोगों ने बहुत प्रयास किया और हमारी यात्रा फिर से सुचारू हुई। उसके बावजूद अगर चारों धामों में 35 दिन यात्रा कम होने के बाद 46 लाख तीर्थयात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। तो आपको बता दें, खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी का एक और संकल्प पूरा हुआ है। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू हो गया है। राजभवन ने दी कानून को मंजूरी। तो आपको बता दें, 11 जिलों में भू खरीद पर रोक लगी है। जहां सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है, तो डेमोग्राफी चेंज की कोशिशों पर लगेगी रोक। तो आपको बता दें, सीएम धामी का एक और संकल्प पूरा हो गया, जहां उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू हो गया है। तो ये राजभवन ने इस कानून को मंजूरी दी है। तो आपको बता दें,
सशक्त भू कानून उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है, तो वहीं सीएम धामी का एक और संकल्प पूरा कर लिया गया है, जहां 11 जिलों में भूमि खरीदने पर रोक लगाई गई है। तो वहीं इस कार्य में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा देहरादून से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभय, सीएम धामी का एक और संकल्प पूरा हो गया है, उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू हो गया है, अब क्या कुछ देखने को मिलेगा? बिल्कुल है, ये कह सकते हैं कि जो संकल्प राज्य सरकार ने लिया था वो प्रदेशवासियों के हित का था और अब इस संकल्प के पूरा होते ही ये कह सकते हैं कि राज्य में कम से कम जो जमीनों की जो पहाड़ी प्रदेश के लोग यहाँ पर बंदोबस्त कर रहे थे, उनको खरीदने का काम कर रहे थे, उस पर अब यहाँ पर रोक लगती हुई नजर आएगी, क्योंकि इस सख्त भू कानून बनते ही ये कह सकते हैं कि राज्य में जो बाहरी प्रदेशों के जो लोग थे वो सिर्फ सीमित संख्या में ही अपनी जमीन यहाँ पर खरीद पाएंगे और इसके लिए पूरा बाकायदा नियम बनाने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर कर दिया गया है। जो उन नियमों का उल्लंघन करेगा, उन नियमों के उल्लंघन के स्वरूप में ये कह सकते हैं कि उनके ऊपर यहाँ पर कानूनी कार्रवाई यहाँ पर हो सकती है। जिन लोगों ने यहाँ पर जिस प्रयोजन के लिए यहाँ पर जमीनों को लीज पर लेने का काम यहाँ पर सरकार से किया था, अगर वो उस प्रयोजन को पूरा नहीं कर पा रहे तो उनकी जमीनों को भी वापस राज्य सरकार में निहित करने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा और बाकायदा जिला अधिकारियों को इस संबंध में पूरे निर्देश यहाँ पर दे दिए गए थे पूर्व में ही और अब कानून बनने के बाद ये कह सकते हैं कि कानून राज्य में लगातार लागू हो जाएगा और सख्त भू कानून के तहत राज्य में ये कह सकते हैं कि आप जो जमीन बचाना चाहते थे, अपनी जो जमीनें बचाना चाहते थे, उन लोगों को अधिकार मिलते हुए नजर आएंगे। जी जी बिल्कुल अभय, सरकार की तरफ से लंबे समय से कोशिश की जा रही थी, अब क्या कुछ बदलाव आ सकते हैं उत्तराखंड में? बिल्कुल ये कह सकते हैं कि इस कानून के लागू होते ही ये कह सकते हैं चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, वहाँ पर अब जो अगर दूसरे प्रदेश से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं मकान बनाने के लिए या फिर अपने दूसरे कार्य के लिए, तो उनको सिर्फ 250 वर्ग मीटर भूमि ही खरीदने का अधिकार यहाँ पर होगा। उससे ज्यादा अगर वो किसी चीज के लिए यहाँ पर जमीन खरीदना चाहते हैं तो फिर उसके लिए उन्हें लीज पर जमीन यहाँ पर खरीदनी होगी, लेकिन उस लीज पर जिस चीज के प्रयोजन के लिए वो अपनी जमीन खरीदना चाहते हैं उसको वहाँ पर दर्शाना होगा और उसकी बाकायदा पूरी जांच यहाँ पर होगी। ये कह सकते हैं कि अभी तक ये सिर्फ नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर दूसरी जगहों पर या जो ग्रामीण जो क्षेत्र थे उन जगहों पर लोग दूसरे प्रदेशों से आकर ज्यादा जमीन खरीदने का काम कर रहे थे, उससे सरकार को बड़ा नुकसान यहाँ पर हो रहा था। खासतौर पर जो राज्य की जो जमीन है, राज्य की जो जमीन थी वो यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही थी, तो उसको बचाने की दिशा में बड़ा महत्वपूर्ण कदम है और इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि इससे आने वाले दिनों में इसके विधेयक के लागू होते ही, कानून बनते ही सरकार तक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। राज्य की जो जमीनें होंगी वो बची रह सकेंगी और उसके बाद उनका उपयोग राज्य सरकार की तरफ से किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल अभय, 11 जिलों में भूमि खरीद पर रोक लगा दी गई है, अब क्या कुछ खास देखने को और मिलेगा? देखो, सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड के जितने पर्वतीय राज्य है, जितने पर्वतीय जनपद है, उन सभी जनपदों में इस कानून को सख्त रूप से यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर निर्देशित किया जा चुका है, ताकि किसी भी प्रकार से जो अभी तक जो जमीनों की जो बंदोबस्त हो रही थी, जमीनों के जो फरोख्त का काम यहाँ पर चल रहा था, उस पर यहाँ पर विराम लग सके और खासतौर पर जो भू माफिया इस तरीके का उपयोग यहाँ पर कर रहे थे जमीनों का, उनके ऊपर अब लगाम लगाने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर कर लिया गया। ये कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद को छोड़ने का काम यहाँ पर किया गया। 11 के 11 जनपदों में कह सकते हैं कि किसी जो बागवानी की भूमि थी उसकी खरीद फरोख्त पर पूरी तरीके से यहाँ पर रोक लगाने का काम यहाँ पर कर दिया गया। जो लोग दूसरे राज्य से यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, जमीनों की उनको आवश्यकता थी, वो होटल उद्योग या चिकित्सा से दूसरे प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाना चाहते थे, उस प्रोजेक्ट के लिए भी उन्हें शर्तों के साथ यहाँ पर जमीन देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। अगर उन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो फिर उन्हें जमीन नहीं दी जाएगी और साथ ही ये कह सकते हैं कि जो कानूनी कार्रवाई होगी वो कानूनी कार्रवाई भी उनके ऊपर यहाँ पर लागू की जाएगी। इसके अलावा पहले जो लोग यहाँ पर थे, वो दूसरे राज्यों से जो लोग अक्सर यहाँ पर आते थे, वो अपने परिवार के हर सदस्य के नाम पर या किसी भी सदस्य के नाम पर एक या एक से ज्यादा जमीनें यहाँ पर खरीद सकते थे, उनकी रजिस्ट्री करवा सकते थे। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। उनके लिए इस कानून के तहत समझा जा सकता है कि अब वो लोग सिर्फ 250 वर्ग मीटर की जमीन यहाँ पर खरीद पाएंगे और उस परिवार में सिर्फ एक ही, यानी एक परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति आपको
जमीन खरीदने का काम यहाँ पर कर सकता है। तो ये बड़े निर्णय है जो राज्य के हित के लिए कर सकते हैं। राज्यवासी लगातार ऐसे सख्त भू कानून की मांग यहाँ पर कर रहे थे ताकि जो राज्य की जमीन है वो बची रह सके। जी जी बिल्कुल। अब है इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले का उत्तराखंड बीजेपी ने स्वागत किया है और इसे एक ऐतिहासिक कदम करार दिया है। तो वहीं प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी की माने तो आजाद भारती में पहली बार इस तरह की कवायद देश में की जा रही है। तो आपको बता दें आज जारी रहेगा धुआंधार बारिश का दौर। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, पूरे हफ्ते अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, पूरे हफ्ते बारिश की संभावना है। तो ओले गिरने के साथ आंधी तूफान भी आएगा। आपको बता दें आंधी तूफान का भी आने की संभावना है। तो वहीं तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया। उत्तराखंड में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया है। तो प्रदेश में आपको बता दें मौसम का मिजाज बिगड़ा है, जहां आज भी जारी रहेगा धुआंधार बारिश का दौर। तो मौसम विभाग ने दिया है पूरे हफ्ते अलर्ट। ओले गिरने के साथ आंधी तूफान आएगा। तो वहीं तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर भी शुरू होगा। बता दें आपको यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो वहीं प्रदेश में गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी है, लेकिन इससे बढ़ती गर्मी से लोगों को जल्द ही राहत मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। जहां मौसम विभाग ने प्रदेश भर में 1 से 6 मई तक हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के साथ ही बर्फबारी की भी उम्मीद जताई गई है। तो बता दें आपको मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तेज आंधी की भी चेतावनी जारी की है। जहां मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल का कहना है कि लगातार 5 दिन तक बारिश होने से बढ़ते तापमान में कमी आएगी। तो वहीं गौरतलब है कि 3 दिन पहले राजधानी देहरादून में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, जो वर्तमान में 35 के आसपास चल रहा है। अब इसमें गिरावट आने की मौसम विभाग ने संभावना जताई है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लक्सर में महज 1 घंटे की बारिश ने नगर पालिका की तैयारियों की पोल खोल दी है। बता दें शहर के सभी वार्डों में नाले चौक होने के चलते लक्सर का मुख्य बाजार पानी में लबालब हो गया है और पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया है। तो वहीं सोसाइटी रोड पर तो हालात इतने खराब हो गए कि लोगों के घरों में तक गंदा पानी घुस गया। तो बता दें आपको नगर पालिका की ओर से समय रहते नालों की सफाई नहीं कराई गई थी, जिससे ये हालत बने हैं। तो वहीं स्वच्छता मिशन की हकीकत और नगर पालिका की कार्यशैली पर अब सवाल उठने लगे हैं। सड़क पर जमा पानी से राहगीरों को परेशानी हो रही है और कई स्कूली बच्चों को स्कूल तक पहुंचने से भी रुकना पड़ा। आपको बता दें नगर पालिका पर सवाल उठे हैं, जहां बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल दी है। लक्सर की खबर है, जहां बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल दी है। चौक नालों से लक्सर बाजार पूरा तालाब बन गया है। तो वहीं सोसाइटी रोड पर घरों में घुसा बारिश का पानी। नगर पालिका पर सवाल उठे हैं, खबर लक्सर से है। बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल दी है, जहां चौक नालों से लक्सर बाजार तालाब बन गया है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार की उपनगरी ज्वालापुर से एक घरेलू विवाद ने खौफनाक मोड़ ले लिया है। जहां मामूली पति पत्नी ने के झगड़े के देखते ही देखते हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। तो बता दें झगड़े के बीच बचाव में आए साले और सास पर आरोपी जीजा ने देसी तमंचे से ताबड़तोड़ फायरिंग की है। साले के कान और सास के गाल पर गोली लगने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बता दें घटना के बाद मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई और दहशत का माहौल बन गया। तो वहीं फायरिंग की आवाज सुनते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। तो वहीं बता दें आपको आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मेरे ताऊ जी का जो बेटा है वो और हमारी ताई जी अपनी बेटी के घर मोहल्ला चाकला में जो निवास कर रहे हैं वो वहां गए थे। क्या कारण था ये तो मुझे पूरी बात नहीं पता, लेकिन उसके बाद लगभग 11:30 बजे हमें सूचना मिली कि उनके जो बहनोई हैं, मेरे भाई के जो हमारे बहनोई हैं पराग चाकलान जी, उन्होंने अपने साले पे और अपनी सास पे जो है वो देसी तमंचे से फायर की, जिसमें वो दोनों घायल हो गए हैं।
साले मेरे भाई के तो कान के पास से जो गोली निकली है और ताई जी की गाल को चीरते हुए गोली निकली है। क्या मामला तो देखिए अभी जब तक अभी तो अनकॉन्शियस है दोनों, पूरा मामला तो जब भी क्लियर होगा कि बात क्या थी क्या नहीं। केवल मैं अभी किसी फंक्शन से घर लौटा था तो मेरे मित्र का मेरे पास कॉल आया और उसने मुझे इस बात से अवगत कराया कि ऐसा हो गया, और तो मैं तभी उनको लेकर निकला हूँ सर। हमलावर तो देखिए उसका तो पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है थाने में, और स्वभाव ही उनका ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं खड़े होकर कहीं भी फायर मार देता है और किसी ना किसी को मार देता है, कुछ भी। कोई हमारे लिए, मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं। तो अगली खबर की रुख करेंगे, जहां भेल सेक्टर 4 स्थित इंटक कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता इंटक यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजवीर चौहान ने की। तो वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जिन्होंने मजदूरों को संबोधित करते हुए उनके अधिकारों और हितों की रक्षा का भरोसा दिलाया। कांग्रेस नेता वीरेंद्र रावत ने पार्टी द्वारा श्रमिकों के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए संघर्ष के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। तो वहीं कार्यक्रम में कीबरी कर्मचारियों के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया गया, जिसमें राजवीर चौहान ने बताया कि निकाले गए कर्मचारियों को दोबारा नौकरी दिलाई गई है। इस अवसर पर कई युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण की और पार्टी को मजबूती प्रदान करने का संकल्प लिया। बलिदान मजदूर हजारों लोगों ने अपना खून बहाया, अपनी कुर्बानी दी, सब मजदूरों को अधिकार प्राप्त हुए। तो आज इस दिवस पर मजदूर दुनिया भर के शपथ लेते हैं, सौगंध लेते हैं कि उनके आदर्शों का पालन करेंगे और जो कुछ अधिकार हमने प्राप्त किया है, संघर्ष से प्राप्त किया है, इनकलाब जिंदाबाद के साथ प्राप्त किया है, हम सब एक हैं के नारे के साथ प्राप्त किया है, उनको हम अक्षुण्ण बनाए रखेंगे, उनको निरंतर बनाए रखेंगे। और आज का ये दिवस हमारे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बहुत सटीक है। यह हमको याद दिलाता है कि किस तरीके से जरा सा चूकते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है। क्योंकि आज जिस तरीके से श्रम कानूनों को समाप्त किया जा रहा है या बड़े बदलाव लाए जा रहे हैं, श्रमिकों के अधिकार छीने जा रहे हैं, तो वो हमको और जागरूक होने के लिए प्रेरणा दे। लेकिन जो सरकार केंद्र में है और राज्य में है, वो इन श्रम कानूनों का बहुत उल्लंघन कर रही है। सिडको लगाने का काम कांग्रेस ने किया, बीएचएल लगाने का काम कांग्रेस ने किया, लेकिन आज देखने में आ रहा है, अभी किरबी में आपने देखा कैसे मजदूरों को जो है 4 लोगों ने वहां प्रसाद बांटा, उसके आधार पर जो है उनको निकाल रहे थे ये लोग। हम लोग गए उनके बीच में, हमने वार्ता की और डीएम प्रशासन पर दबाव बनाया, तब जाकर उनको अंदर लिया गया। अब यही बात एंकर में सुनाई दे रही है और लक्सर में पहले तो बिरला टायर थी, अब तो जेके टायर है। वहां पर भी जो है कुछ श्रमिक यूनियन के लोग जो है उन्होंने अपने वेज की बात उठाई, अपने वेज को बढ़ाने की बात कही, तो उन लोगों ने उसके खिलाफ जाकर उनको निकाल दिया। आज पूरे वहाँ जो है कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर है। लेकिन इस तरह की गंभीर चीजें नहीं होनी चाहिए। सरकार को देखना चाहिए, हमारे पास श्रम आयुक्त है, उनको कार्रवाई करनी चाहिए और कंपनियां। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां रुड़की नगर निगम में आज उस समय हंगामा मच गया जब अपनी मांगों के पूरे न होने से नाराज पार्षदों ने मुख्य नगर आयुक्त राकेश चंद्र तिवारी के कार्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया। 15 दिन पहले अपनी मांगों को लेकर पहुंचे पार्षदों को कोई समाधान न मिलने पर आज उन्होंने विरोध जताते हुए यह कदम उठाया है। तो बता दें आपको, इस दौरान पार्षदों और नगर आयुक्त के बीच जमकर तीखी नोकझोंक हुई। हालात बिगड़ते देख मौके पर पहुंचे मेयर पति ललित मोहन अग्रवाल ने पार्षदों को समझाकर मामला शांत कराया और ताला खुलवाया। तो बता दें आपको, पूरा मामला नगर निगम प्रशासन में चल रही गहरी नाराजगी और असंतोष को उजागर करता है। बता दें, रुड़की नगर निगम में हंगामा देखने को मिला है, जहां नाराज पार्षदों ने ताला लगाया नगर निगम में जाके, जिसके बाद मेयर पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर उन्होंने ताला खुलवाया। तो कार्यालय के गेट पर नाराज पार्षदों ने ताला लगा दिया था।
रुड़की नगर निगम में यह हंगामा देखने को मिला है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां खबर मसूरी से है। नेटा गांव जो मसूरी के पास स्थित एक सुंदर पहाड़ी क्षेत्र है, वहां का नाग देवता मंदिर स्थानीय आस्था और परंपरा का एक केंद्र है। बता दें, इस मंदिर में हर वर्ष भव्य मेला आयोजित किया जाता है। यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। पूरे क्षेत्र के लिए यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है। तो बता दें, इस वर्ष मेले में एक विशेष आयोजन के अंतर्गत शिव परिवार की मूर्तियों को भी स्थापना की गई है। इससे मंदिर का धार्मिक महत्व और भी बढ़ गया है। तो बता दें, ग्राम टुनेटा के लोगों ने पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी का स्वागत किया और नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले टुनेटा गांव के साथ अन्य स्थलों को विकसित करने की मांग की गई है। ग्राम सभा कफलटे का निमंत्रण था कि यहाँ पे शिव परिवार की मूर्ति की स्थापना होनी है, और उसी के तहत आज यहाँ पे हम लोगों का आना हुआ। बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक भव्य मंदिर की स्थापना यहाँ पे की गई है। शिव परिवार की मूर्ति की स्थापना यहाँ पे की गई है। पूरे क्षेत्र से लोग यहाँ पे आए हैं इस अवसर पे, तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा यहाँ पे लगा। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक बहुत ही रमणीय स्थान है, नगर पालिका का एरिया भी है, और पूरी कोशिश रहेगी कि हम इस स्थान को पर्यटक के रूप में विकसित करें। किस तरीके से करेंगे इस पे थोड़ा बैठ के सोचने की ज़रूरत है, तो लेकिन ये कोशिश उन्होंने लाइट की व्यवस्था के लिए यहाँ पे कहा है। रोड जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उसके लिए कहा है हमने, क्योंकि रोड की पहले से भी बातचीत चल रही है। यहाँ पे खट्टा पानी के लिए जो रोड आती है, और थोड़ा बड़ा बजट है, इसलिए हम लोगों ने MDDA से हम लोगों की बातचीत चल रही है। फॉरेस्ट का भी इसमें प्रकरण है, तो नगर पालिका, PWD और MDDA और फॉरेस्ट 4 पार्टियां हैं जिनके साथ बातचीत चल रही है, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि हम शीघ्र ही इस पे काम करेंगे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले का उत्तराखंड बीजेपी ने स्वागत किया है और इसे एक ऐतिहासिक कदम करार दिया है। वहीं प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी की माने तो आजाद भारत में पहली बार इस तरह की कवायद देश में की जा रही है। तो वही लंबे समय से इसकी आवश्यकता थी, लेकिन दूसरी सरकारों ने इससे कोई ज्यादा सरोकार नहीं रखा। जबकि दलित, वंचित और पिछड़े समाज के लिए जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। हालांकि यह जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते इस पर विराम लग गया और अब एक बार फिर मोदी कैबिनेट ने इस पर विचार किया है और 2026 में यह जाति जनगणना प्रस्तावित है। ऐसे में सरकार की यह एक अच्छी पहल है और इससे समाज में रह रहे पिछड़े वर्ग को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए जरूरी कदम है। ऐसा है कि जातिगत जनगणना हिंदुस्तान के अंदर जब यहाँ ब्रिटिश काल था 1931 तक जातिगत जनगणना हुई, और उसके बाद कांग्रेस के शासनकाल में भी एक बार जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। वर्तमान समय में देश की ये आवश्यकता थी। हमारी केंद्र की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी आवश्यकता को महसूस किया है कि जो हमारा वंचित समाज है, पिछड़ा वर्ग है, उसको उसका हक पूरा मिल सके, इसके लिए जातिगत जनगणना की जानी चाहिए। 2021 में जातिगत जनगणना देश के अंदर होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण वो नहीं हो पाई, और अब 2026 में जातिगत जनगणना ये होनी प्रस्तावित है। तो जनगणना प्रारंभ होने से पहले केंद्र सरकार का ये निर्णय स्वागत योग्य है, सराहनीय है, प्रशंसनीय। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।